नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। देश में इस समय हर तरफ ईडी और सीबीआई की चर्चा है, क्योंकि विपक्ष केंद्र सरकार पर ईडीआई और सीबीआई के लगातार दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। वहीं केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजे में फंसने वाले मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगा रहे हैं। वार पलटवार के बीच लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार और उनसे जुड़े लोगों के घर ठिकानों पर ईडी और सीबीआई ने पटना, मुंबई से लेकर दिल्ली, एनसीआर में कई जगहों पर छापा मारा। रेड में क्या मिला इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आरजेडी और उसके साथी छापे को लेकर हमलावर है। दूसरी तरफ दिल्ली में शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई की तरफ से दाखिल केस में उनकी जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी गई है। तो दूसरी तरफ पैसों से जुड़े मसले में ईडी ने मनीष सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। अब से कुछ देर बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट उस पर फैसला सुना सकता है। आज कोर्ट में दलील के दौरान ईडी ने केजरीवाल का भी नाम लिया। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में कल यानी 11 मार्च को तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी ईडी के सामने पेश होगी। आज बीआरएस नेता के कविता ने महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया। इस धरने को के कविता के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पूरे ताजा प्रकरण में सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार पर सवाल हो रहा है तो विपक्ष क्यों लाल हो रहा है। सवाल ये है कि 100 करोड़ के जिस खेल की बात कही जा रही है उसमें अब कितने लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे ही सवालों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में अब तक का अपडेट दिखा देते हैं। आपके पास सिर्फ एक काम है मोदी जी, विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो और उनको जेल में डालो। ईडी सीबीआई को आपने अपना तोता मैना बना लिया है। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये सवाल का जवाब तो आपको देश को देना पड़ेगा ना कि कमीशन 2% से या 5% से 12% क्यों कर दिया गया। ऐसा टेंडर पॉलिसी क्यों बनाया गया जिसमें कुछ ही कंपनी को शराब निर्माताओं को फायदा होगा। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहाँ विपक्ष के नेताओं पे इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अब ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई ये सब हो गया। महिला आरक्षण तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद बेईमानों को बचाना है। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, अपने किसी भी पक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा। बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो जो लोग गड़बड़ी किए हैं, जिनका पुलिंदा ईडी के पास पड़ा हुआ है, वो एक एक करके खंगाल रही है, चीज़ों को देख रही है। जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए थे वो सबको खंगाल रही है, ईडी अपना काम कर रही है। कि 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से दिल्ली का जो निजाम है घबरा गया है। अब घबराहट में ये कहीं ईडी का कार्रवाई कर रहा है, कहीं सीबीआई का कार्रवाई करवा रहा है। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू में जो एमपी एमएलए की कोर्ट है उसके अंदर ये पूरा मामला चल रहा है। हम आपको एक एक अपडेट देंगे, एक एक सेकंड की अपडेट देंगे। हमारे रिपोर्टर वहां पर बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं। ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बताऊंगा क्या कह रही है कोर्ट इस वक्त, क्योंकि ईडी की रिमांड पर फैसला किसी भी पल आ सकता है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। सीबीआई वाले मामले में 21 तारीख को अब जमानत अर्जी पे सुनवाई होगी। यानी सीबीआई कोर्ट ने भी कह दिया, अब सीबीआई कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपको जो है अभी हिरासत में जेल के पीछे ही रहना होगा। और दूसरी तरफ ईडी अब 10 दिन की रिमांड मांग रही है। तो क्या 10 दिन, पूरे 10 दिन की रिमांड मिल जाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, शहजाद पूनावाला बीजेपी के तेज-तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी है कांग्रेस के तेज-तर्रार प्रवक्ता। वहीं
आपकी तरफ से मुकाबला करेंगी रीना गुप्ता और आरजेडी के स्पोक्सपर्सन चितरंजन गगन जी भी मेरे साथ मौजूद है। सभी अपने अपने जो कला है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष है उसको रखने के अंदर माहिर है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले रीना गुप्ता जी से करूंगा। रीना जी, मेरा पहला सवाल और बड़ा सीधा सवाल, ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल का भी नाम ले दिया है। उन्होंने बताया है कि क्या व्हाट्सएप एक्सचेंज हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और दूसरा उन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों का नाम लिया है कि उनके कहने पर यह सब कुछ हुआ है। क्या कहेंगे आप? क्या आपको लग रहा है कि ये मामला, क्योंकि आप तो पहले ही बता देते ना कि जेल कब कौन कैसे जाने वाला है, तो मुझे बताइए इस मामले में अब आपको क्या लगता है जो ईडी ने नए तथ्य रखे हैं उसके हिसाब से? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस देश में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। देश में भ्रष्टाचार करना देशद्रोही करना है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि कोई भी भ्रष्टाचार करे, किसी भी पार्टी का हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन आप मुझे बताइए, आरोप तो आप पर है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, यही आरोप कोर्ट में ईडी और सीबीआई कह रही है। देखिए, आरोप लगाना और आरोप को साबित करना ये दो अलग अलग बातें हैं। आरोप लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के आरोप लगा रही है, लेकिन आप चार्जशीट देखिए, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट देखिए, दोनों में कहीं पे मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। कोई भी आप मनी ट्रेल जिसे कहते हैं पैसे का लेन देन, पिछले 1 साल में कोई पैसे का लेन देन आप नहीं स्टैब्लिश कर पाए। कोई क्विड प्रो को वो आप स्टैब्लिश नहीं कर पाए। सिर्फ एक तरीके से लांछन लगाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। उनके पास अब और कुछ बचा नहीं है, तो वो सिर्फ लांछन लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, कर्नाटका में भाजपा के एमएलए के घर से 4 करोड़ नकदी मिला कैश में, पूरे कैमरा के सामने। वहां पे कोई ईडी की रेड हुई, वहां पे कोई सीबीआई की रेड हुई? कोई नहीं हुई। अब मैं आप गिनवाऊंगी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो हैं, चाहे वो येदुरप्पा हो, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे शिवराज जी हो व्यापम स्कैम वाले, ऐसे कितने ही हर स्टेट में आप चले जाइए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके खिलाफ पूरे सबूत हैं, जिनके घरों से कैश बरामद हुआ है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद उनको सबसे करप्ट बोलती थी। शहजाद पूनावाला खुद लगाते थे पोस्टर, पानी चोर पानी चोर। मैं नहीं बोलती थी, शहजाद पूनावाला बोलते थे हेमंत विश्व शर्मा को पानी चोर। अब उन्हीं हेमंत विश्व शर्मा को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन चल रही है, इसको पूरा देश देख रहा है और ये पूरा देश इसका जवाब देगा कि आपने पिछले 8 साल में देश के लिए तो कुछ किया नहीं। अब जब आपको लग रहा है कि आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे शहजाद जी के पास चलता हूं। शहजाद जी, आपकी वॉशिंग मशीन है जिसमें डल के जो है नेता धुल जाते हैं, फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और दूसरा इनका आरोप, आप सिर्फ लांछन लगा रहे हैं, प्रूव कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोर्ट से हारे तो ये विक्टिमहुड कार्ड के सहारे, जो शराब चोर है जिनको राहत कोर्ट से नहीं मिल रही है, जो कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन है, जो भ्रष्टाचारियों का अब एक जनसिद्ध अधिकार चाहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार करने का अधिकार मिले, जब उन पे कार्रवाई कोर्ट करती है तो अत्याचार चिल्लाते हैं। मैं केवल 10 सेकंड लूंगा, उसके बाद इसका भी जवाब दूंगा जो आप मुझे पूछ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, फिर भी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। और कब कन्विक्ट हुए? यूपीए के जमाने में। नवाब मलिक को कोर्ट ने राहत नहीं दी है, कहा है ईडी दाऊद इब्राहिम के साथ उसके लिंक है। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ जो केस शुरू हुआ वो 2012-13 में, वो भी कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। मनीष सिसोदिया को अभी सीबीआई कोर्ट ने जेल में ही रखा है। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, विजय नायर 6 महीने से जेल में। इसके अलावा बाकी कोई भी केस क्वॉश नहीं किया गया है। कोर्ट भी क्या विद्वेष की भावना कर रहा है। अब आते हैं हमारे पे कि इन्होंने कहा वॉशिंग मशीन की बात है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा का उन्होंने नाम लिया, ये लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को 2015 में बीजेपी शामिल हुए थे, 2018 में भी उनके ऊपर सीबीआई ने क्वेश्चनिंग की। ठीक उसी तरह मुकुल रॉय पर भी क्वेश्चनिंग सीबीआई की जारी रही जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसका मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। पर सवाल यह बनता है कि जो मुकुल रॉय को आप पानी पी पी कर बोलते थे कि यह भ्रष्ट है, उनको टीएमसी ने आज कैसे ले लिया? कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल गए वो टीएमसी में जाने से पहले? और आखिरी बात देखिए, कांग्रेस तो आमतौर पर कहती है ना वेंडेटा पॉलिटिक्स हुआ। अरे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। और देखिए, गुड टेरर बैड टेरर तो पाकिस्तान ने सिखाया था, पर कांग्रेस कम से कम गुड करप्शन बैड करप्शन तो नहीं कहेगी कि मेरा करप्शन गुड करप्शन, उसका करप्शन बैड करप्शन। इसका मतलब
कांग्रेस भी मानती है कि बिना कोई भेदभाव के एजेंसी काम करती है। 8.5-9 वर्षों में क्या किसी एजेंसी के बारे में केश पैरेट की शब्दावली इस्तेमाल कोर्ट ने की है? देखिए, मैं केवल आखिरी बात कहूंगा, दीपक जी, आप पॉलिटिक्स को कितने वर्षों से देख रहे हैं। पहले पोल प्लैंक होता था सेकुलरिज्म के नाम पर गोलबंदी करना, यह पहली बार 2014 के बाद भ्रष्टाचार के नाम पर गोलबंदी, मतलब ना मिशन है ना विशन है, केवल कमीशन वाले, करप्शन वाले एक हो गए हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड इन करप्शन है। इसलिए मैं कहता हूं कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन है ये लोग। ठीक है, कॉलोनियल कजिन्स ऑफ करप्शन। लेकिन शहजाद जी, इस बात का जवाब सोच कर रखिए, आप जांच तो करवा देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं हेमंत जी के पास, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। मैं इस पर जवाब दे दूं? 10 सेकंड लगेगा ना? हाँ, वो दे दीजिए ना। आप गिरफ्तार तो करते नहीं अपने किसी नेताओं को। रीना जी जो कह रही हो तो सही है ना। 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। जब हेमंता जी की क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद अखिल गोगोई नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दायर की, और यह पूरा का पूरा मामला कोर्ट के संज्ञान से है। ऐसा नहीं है कि कोई एजेंसी अपने मन मुताबिक काम कर रही है। अब बताइए, कोर्ट आपके खिलाफ 3-3 ऑर्डर देती है। देखिए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ बोला है कि यह हवालेबाज है, पर रीना जी बोलती है कि 1 रुपया नहीं मिला उनके पास, कोई मनी ट्रेल नहीं है। अरे बताइए, मनी ट्रेल नहीं होगा तो सत्येंद्र जैन को हवालेबाज 3-3 कोर्ट कहेगी? तो इसीलिए मैं कहता हूं, कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट का जो आदेश आता है उसको सर्वमान्य मानिए। कोर्ट का आदेश आपके खिलाफ है, पर फिर भी आप उनको कट्टर ईमानदार कहते हैं। आप ये बताइए कि जब से आप लोग आए हैं, ईडी का कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? ये भी जवाब देता हूं, ये भी जवाब देता हूं दीपक जी, इसका भी बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, रीना जी, आपने पूछा, ईडी का कन्विक्शन 0 था 2014 तक, और 2014 के बाद मोदी जी की सरकार में 23 कन्विक्शन हुए। कन्विक्शन हालांकि केवल एजेंसी का नहीं, कोर्ट का भी विषय होता है, क्योंकि कोर्ट अल्टीमेटली कन्विक्ट करती है। चार्जशीट फाइल करना एजेंसी का काम होता है। एजेंसी ने चार्जशीट फाइल की, एजेंसी ने प्रॉपर्टी जब्त की, ये हमारे एजेंसी की जिम्मेदारी है। कन्विक्शन की कोर्ट की होती है, पर फिर भी 23 कन्विक्शन हुए। 23 हुए हैं ना, 23 हुए। अच्छा, सीबीआई का कितना कन्विक्शन हुआ जरा बताइए, आता है। सीबीआई का बताइए। 10,000 केसेस जो हुए हैं, जो रेट पड़ी है इतनी, रीना जी, एक-एक करके बात करेंगे तो दीपक जी के शो में भी अच्छा लगेगा। ये मामला जो सीबीआई का मामला है मनीष जी पर, उसकी कन्विक्शन रेट 70% है। 70% है जी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दीपक जी फैक्ट चेक करा ले, उनकी बड़ी रिसर्च टीम है। ठीक है, मैं फैक्ट चेक करवाता हूं। लेकिन रीना जी, अब मुझे जो है सीधे, रीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है, टीवी पर अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा टेक्निकली आप देख लीजिए इसको। मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर मनीष सिसोदिया जेल जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक है, ईडी और सीबीआई ने ठीक केस बनाया है। अगर जो है, जो दूसरे सत्येंद्र जैन जेल जाए तो ठीक है, ईडी ने ठीक केस बनाया है। लेकिन यही ठीक कांग्रेस के नेताओं पर केस क्यों नहीं होता? राहुल गांधी जी को क्यों प्रोसेशन में या एक यात्रा निकाल के सुनवाई के लिए जाना पड़ता है? दीपक भाई, आपको, आपके सारे दर्शकों को और सारे हमारे साथियों को यहां पर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग सानंद भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और ईमानदारी से बहस करेंगे। दूसरी बात, शहजाद भाई आज बड़ा अच्छा लगा। शहजाद भाई ने अपनी बात का नाम, ज्यादा बात को कम समय में कहने के लिए अपने टेप रिकॉर्डर को जरा डबल स्पीड से चला दिया, 2x से चला दिया। अच्छा लगा, इन्होंने इतना तेज बोला। तो शहजाद भाई, बहुत अच्छी बात करी आपने। बहुत तेज बोलते हैं आप। क्यों? इसलिए तेज बोलते हैं कि आपको डर है कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। आप कह रहे हैं कि साहब 2014 के बाद 23 कन्विक्शन, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो स्लो बोलेगा उसका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। सुरेंद्र जी, ऐसा कोई रूल नहीं है। सुनिए, मजाक कर रहा हूं, ये बुरा ना मानो, होली वाला है। ये तेज बोले, इनका झूठ पकड़ा गया। ठीक है, कोई नहीं, जनता जनार्दन। अरे दीपक भाई, पिछले कुछ समय से हमने आपसे लड़ना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं तो लड़ता ही नहीं, इस समय संत आदमी हो रहे हैं। का शोरबा मैं क्या करूंगा? आप बड़े भाई हैं। अरे नहीं, आप नहीं सर, आप पिद्दी भी हैं, आप पिद्दी शोर भी। हम लोगों के लिए तो आप पुराने दीपक चौरे से, जब आप पत्रकार थे ना 2014 से पहले, हम लोग बड़ा इतना आपको इंतजार किए थे। तो बताते के बाद क्या हो गया, थोड़ा ये भी बताइए। आप पिद्दी नहीं, आप बहुत बड़ी चीज। 14 के बाद क्या हुआ मुझे जी? 14 के बाद आप प्रस्तोता रह गए, एक क्या नाम पंथ विशेष के आप कहा जाए या पक्ष विशेष के प्रस्तोता है पत्रकार। अब इस समय तो आप टीवी पे ही रहते हैं ना, इसलिए वो ग्राउंड रियलिटी उलाना भी सर आंखों पर। आपके उलाना भी सर आंखों पर। जी सर। तो दूसरी बात, अरे सर, आपको भी भाई के नाते मैं कह रहा हूं। दूसरी बात आपको बताऊं कि ये तेज बोल करके तथ्यों को इधर उधर ना करें।
जो 23 कन्विक्शन हुए हैं वो 23 कन्विक्शन कांग्रेस के जमाने के हैं। नंबर 1, 2014 से लेकर 2022 तक जितने केस ईडी ने फाइल किए हैं लगभग 5,800 कुछ के आसपास है, उनमें से एक में भी कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनमें से कोई चार्जशीट आप फाइल नहीं कर पा रहे हैं। 95% से ज्यादा केसेस आपने विपक्षी नेताओं पर किए हैं, और उसके बाद जितने विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष में चले गए हैं उनके केस आपने या तो खत्म कर दिए हैं या आपने इनएक्टिव मोड पर कर दिए हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि अजय आलोक जी मेरी बात की तायीद करेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, महाराष्ट्र का मैं उदाहरण देता हूं आपको। महाराष्ट्र में जितने एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाले मंत्री हैं और एमएलए हैं, लगभग उनमें से मैक्सिमम लोगों पर 100 करोड़ 400 करोड़ से ज्यादा के ईडी के केस हैं। जिस दिन से सरकार इन्होंने पलटी है उस दिन से एक सुनवाई हुई हो, एक उनकी पूछताछ हुई हो। तो अजय आलोक जी भी बता दें, हमारे पक्ष के विरोध के हैं, लेकिन हमें इन पर भी भरोसा है कि कम से कम तथ्यों के साथ ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनसे पूछ लीजिएगा। तो ये आप जिस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आप केस कर रहे हैं ना, इससे कानून व्यवस्था पर, ईडी पर, सीबीआई पर लोगों का विश्वास कम हो रहा है। आप लोग कह देते हो कि साहब कांग्रेस के जमाने में केस्ड पैरेड था। आप मान लीजिए कांग्रेस के जमाने में केस्ड पैरेड था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन क्या आप भी इसको और केस्ड पैरेड के लिए आप सत्ता में आए थे? आप सत्ता में इसलिए आए थे कि आप और दुरुपयोग करेंगे या आप दुरुपयोग खत्म करेंगे? मतलब आपने तो दुरुपयोग की सीमा को लांघ दिया। अरे मैं तो कह रहा हूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने और दीपक चौरसिया के सामने हम सर माथे, आपका आरोप हम सच भी मान लेते हैं, ये कह रहे हैं। नहीं मैं तो कह ही नहीं रहा लेकिन हूं, क्या सच आप मानिए। इसके मैंने लिए तो आए सवाल थे? पूछा। 2014 के बाद सर शहजाद भाई की तरीके दे दीजिए ना, हम 2x की स्पीड में नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा दे दीजिए हमको बोलना, हम भूल जाते हैं आपके सामने, वैसे हम डर जाते हैं सर। नहीं डरिया मत करिए सर। तो हमारा जो डर गया वो मर गया। हमारा नादान बच्चा हंसी खेल में कौड़ी का। अरे सर हम मरे सर, 2014 के बाद तो आपने मार ही दिया हमको। 2014 से पहले आप विपक्ष यानी भाजपा के आप सरबराह होते थे, 2014 के बाद विपक्ष यानी हमको अनाथ छोड़ दिया आपने। सर, ये तो सच है ना, हम तो मरे मराए हैं आपके लिए। किसी एंकर को कुछ बोल लेने से आपको वोट नहीं मिलेंगे। अगर इससे आपको 1000 वोट मिलते हैं तो आप एक वीडियो बनाइए, अरे सर मुझको खूब कोसिए और उसको लगातार मैं टीवी पर अपने उस पर दिखाता रहूंगा कि भाई वोट दीजिए सुरेंद्र जी को, देखिए इन्होंने अच्छा काम कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी हमको जनता को समझाइए, मुझे नहीं। आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। अरे सर सुनिए ना, वही हम आपको कोस नहीं रहे हैं सर। हम तो वो हनुमान जी को जैसे नहीं जामवंत ने कहा था कि का बलि साध रहा बलवाना, हम तो आपको आपकी ताकत याद दिला रहे हैं। हो सकता है कि आपको ताकत याद आ जाए, आप फिर से विपक्ष के सिरमौर बन जाएं, फिर से हम लोगों की सहायता करने यानी विपक्ष की सहायता करने लग जाएं, फिर से जनता के मुद्दे जनता के बीच में जाने लग जाएं, मुझे फिर से जो है लोग शक्ति की तरफ जाने लगे। जैसे 2000 में कोई भी पत्रकार मदद कर सकता है। सुरेंद्र भाई कहां गाड़ी अलग तरफ ले जा रहे हैं? अरे खूब सर, ये मुगालता, मैं वो पत्रकार नहीं हूं जिसे मुगालता है कि वो देश का परसेप्शन बदल सकता है। सर बहुत समझदार है लोग, बहुत समझदार है। काम की बात करिए ना सर, क्या मतलब में कोई लॉजिक नहीं है, अंतहीन डिबेट है। मैं दीपक भाई, हमें कोई मुगालता नहीं, मुझे कोई मुगालता नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मीडिया इस सर सुन तो लीजिए ना सर, आप तो मतलब फिर डांटने लगते हैं। हमें पूरी तरीके से हम मुगालता नहीं, हम पूरी तरीके से सत्य को जानते हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया होता है वो मास मोबिलाइजर होता है, वो लोगों के परसेप्शन को बदलता है। 2014 से पहले जो आपका परसेप्शन आप सत्ता पक्ष के विरोध में खड़ा करते थे जो कि उचित था, 2014 के बाद आप सत्ता पक्ष के पक्ष में खड़ा करते हैं जो अनुचित है। खैर अब ये इतनी बात कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर आपकी हमारी के बात वो हो जाएगी। आप 95% के केसेस जो हैं, आप बताइए ना महाराष्ट्र में जितने एमएलए हैं उनके खिलाफ जिस दिन से सरकार बनी है एक ईडी की नोटिस गई हो तो कोई बता दे हमको, कोई भी। छोड़ दीजिए हेमंत बिस्व शर्मा को, मुख्यमंत्री हो गए हैं, छोड़ दीजिए आप क्या नाम वो मुकुल राय साहब को, लेकिन आप अभी ताजा केस ले लीजिए। मैं एक मिनट के लिए रोकूंगा सबको। एक बड़ी खबर आ रही है, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल के नजदीकी, उनको 7 दिन की ईडी रिमांड मिल गई है। 10 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी थी। जो ईडी ने आर्गुमेंट पेश किए थे वो मैं आपको बताऊंगा, ग्राफिक्स में भी चलेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया जी को
7 दिन की ईडी की रिमांड मिल चुकी है। मनीष सिसोदिया जी की आज की तस्वीरें हैं जब उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट राउज एवेन्यू के अंदर पेश किया गया। वहां बीजेपी का प्रदर्शन भी चल रहा था, उसी के नजदीक आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहां से हमारे सहयोगी राजू राज लाइव है। राजू, आज जजमेंट में क्या क्या कहा गया और क्या क्या तर्क सीबीआई ने रखे और किन तर्कों के आधार पर ईडी को यह 7 दिन की रिमांड मिली है? दीपक जी, लगभग 2 घंटे तक दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई और उसके बाद 1 घंटे का वक्त लग गया ऑर्डर देने में, क्योंकि ऑर्डर 2 घंटे तक सुनवाई चली और उसे बाकायदा ऑर्डर में दिया जाता और 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी ईडी की तरफ से, जिसमें से 7 दिन की रिमांड दी गई है। यानी अब मनीष सिसोदिया 7 दिनों तक ईडी के रिमांड में रहेंगे और 7 दिनों तक ये भी दलील दी गई कोर्ट के अंदर कि जो मनी ट्रेल है उसे पता करना है 7 दिनों के अंदर। वहीं दूसरी तरफ के कविता को भी कल समन भेजा गया है, उनसे भी पूछताछ करेगी। लेकिन 2 घंटे तक काफी महत्वपूर्ण दलीलें दी गई ईडी की तरफ से। लगभग 57 पन्नों का जो रिमांड कॉपी दी गई, जिसमें से इस तमाम जो दूसरी आरोपी गिरफ्तार किए गए ईडी की तरफ से, लगभग 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, उन तमाम के बयानों का जिक्र किया गया और आरोप कहीं ना कहीं लगाया गया कि जो तमाम जो डील हो गई थी उसमें से मनीष सिसोदिया के कहने पर की गई थी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर भी कोर्ट में रखा गया। जो तमाम गवाह थे उनके बयानों को दर्ज किया गया। जिक्र किया गया दिनेश अरोड़ा का, जो दिनेश अरोड़ा को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया था, उनके बयान का जिक्र किया गया। जो मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय किया गया था, 14 मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसके जो सिम लिए गए थे अलग अलग नामों से लिए गए थे। दिनेश शर्मा जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उनका जिक्र किया गया और बताया गया कि देवेंद्र शर्मा ने जो बयान दिए थे उस बयान के आधार पर कैसे मोबाइल उनके नाम पे ले गया था, सिम को डिस्ट्रॉय किया था, तमाम दलीलें दी गई थी। वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 सीनियर लॉयर पेश किए गए और उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी और कहा कि कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। आज हम जमानत पर बात करने आए थे, वहीं ईडी 2 दिन की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा इस बात का जिक्र किया कि जांच एजेंसियों के पास अब तक की जांच में कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इन तमाम दलीलों के बाद 2 घंटे का वक्त लगा, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और उसके बाद मनीष सिसोदिया को 7 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। और अब मनी ट्रेल जो इस पूरे मामले में जिसके आरोप लगाए गए थे उस पर जांच करना है, उन तमाम सबूतों को पेश करना है। इसके साथ साथ ही इस बात का भी आज कोर्ट में जिक्र किया कि 100 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ था, विजय नायर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में था, वही साउथ कैटल को फायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया के इशारे पे काम कर रहा था। इसका जिक्र किया। संजय सिंह का जिक्र किया गया कि संजय सिंह ने कहा था कि जो भी रेस्टोरेंट है उसके जरिए जो पैसे इकट्ठे किया जाए उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि दिनेश अरोड़ा का रेस्टोरेंट था, वहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचते थे, वहां पर उनके बीच बातें होती थी और इसलिए 57 पन्नों का जो रिमांड कॉपी वो रखी गई और तमाम आरोपियों के सबूतों के आधार पर, उनके बयान के आधार पर आज तमाम आरोप लगाए गए, जिसके आधार पर 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया मनीष सिसोदिया को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजू ने हमको बताया 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास चलूंगा। चित्रंजन जी इंतजार कर रहे हैं, अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रीना जी एक बार अपनी बात कह चुकी हैं, तो मैं सीधे अजय आलोक जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, इस रिमांड का मतलब, सुरन जी मैं आऊंगा फिर आपके पास, ये नई खबर आ गई है। देखिए, रिमांड से तो साफ साफ है कि जब रिमांड तभी मिलता है जब कोर्ट कन्विंस होता है कि एजेंसी जो साक्ष्यों के आधार पर रिमांड मांग रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ पुख्ता सबूत हैं और आगे कनेक्टिंग द डॉट्स के लिए रिमांड ज़रूरी होती है, जो कि सीबीआई बार बार और ईडी कह रही थी कि हमें रिमांड चाहिए ताकि हम सामने सामने बैठ के पूछताछ कर सकें। इससे मुझे लगता है कि सारे तथ्यों के आधार पर ही रिमांड देती है। अलग बात है कि अब कुछ लोग न्यायालय पर भी सवाल उठाने लगेंगे कि न्यायालय भी भाजपा की हो गई है, तो वो सब चलते रहेगा। दीपक जी, सुरेंद्र जी हैं, बोल रहे थे कि मैं हमेशा असहमत रहता हूं उनसे और कुछ बात पे आज सहमत हो जाऊंगा। मुझे जरा बताएं सुरेंद्र जी कि आज़ादी के बाद से आज तक किस सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश लाया था जिसमें कहा जाता था कि सजा याफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाए, इस पर रोक लगे। ऐसा अध्यादेश किस सरकार ने लाया था? शायद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया था, लालू यादव को जब सजा हो गई थी।
और इस अध्यादेश को फाड़ा किसने था? राहुल गांधी ने। अध्यादेश लाना गलती थी या अध्यादेश फाड़ना गलती थी? जरा सुरेंद्र जी ये बताएं। करप्शन के प्रति नजरिया ये होता है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 के चुनाव के पहले लाल किले से घोषणा करते हैं कि मैं बड़े बड़े घोटालेबाजों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, अब जेल में डालना बाकी है, तो अब एक्शन हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं भ्रष्टाचार पे वॉर तो शुरू हो गया था, एक्शन अब हो रहा है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, काम करेंगी तभी तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। जो बार बार कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, ये तो हमारे न्यायिक प्रक्रिया पे एक प्रश्न है कि हमारा कन्विक्शन रेट कम क्यों है। ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की बातें हैं, ये इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म्स की बातें हैं। लालू जी पे केस हुआ 95 में, सजा होते होते 2012 हो गया। आम आदमी पार्टी से रीना जी बैठी हुई हैं, आप उनसे भी पूछिए क्या वो मानती है कि लालू जी भ्रष्ट हैं, हाँ या ना? लेकिन अगर लालू जी भ्रष्ट हैं तो फिर लालू जी के बेटे जिन पे भी केस चल रहा है, उनके साथ केजरीवाल जी तस्वीर खिंचाते हैं, गुलदस्ते मीट करते हैं, तो वो सही है या लालू जी भ्रष्ट है ये कहना सही है? तो इन लोगों की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप है। ठीक है, मैं सीधे कोई भी सरकार रहे, करप्शन पे काम होना चाहिए। सवाल उनसे ही उठाया। शहजाद भाई मैं आ रहा हूं, एक बार चितरंजन गगन जी को भी लूंगा। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी ने सवाल उठाया था, उनका कहना था मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लाए क्योंकि लालू जी जेल चले गए थे, उसको राहुल जी ने फाड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यही तो नहीं कहा इन्होंने ये कहा कि मनमोहन सिंह जी ऑर्डिनेंस लाए थे जिसमें 2 साल की सजा वालों को उनको निलंबित करने का प्रावधान था कि नहीं साहब उनको लड़ने दिया जाए। राहुल गांधी जी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया। सच बात यह है कि राहुल गांधी जी ने बाकायदा जिनको भी 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है उनको चुनाव लड़ने से बाहर हूं इसका समर्थन किया था, क्योंकि वो निलंबित कर रही थी सरकार, उसका विरोध किया था। निश्चित तौर पर राहुल जी ने जो काम किया था वह ऐतिहासिक था। आज की डेट में सजा याफ्ता हमारी संसद में नहीं आ सकते। ये काम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ने किया, किसी बड़बोले नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या भाजपा ने नहीं किया। इस बात को सब लोग समझ लें ठीक तरीके से, और अजय आलोक जी तथ्यों के साथ तोड़ना मरोड़ना बंद करें। अजय आलोक जी से मैंने बहुत सिंपल सी एक छोटी सी बात पूछी थी कि भाई पिछले 8 साल में, यानी हम तो कहते, हमसे तो कहा जाता था कि हम कम स्लो काम कर रहे हैं, ये काम, आपने पिछले 9 साल में कौन सा कद्दू में तीर मार लिया जो 5840 ईडी के केस में एक में भी चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे हो? आप एक भी सीबीआई का कन्विक्शन नहीं कर पा रहे हो। 27 एमएलए जो महाराष्ट्र के हैं उस पर अजय आलोक जी के मुंह में जो है दही जम गई, बोलने में नहीं बोल पाए, क्योंकि कितना झूठ बोलेंगे अपने, मैं कहते ना मैं काहे करूं सिंगार बलम मेरे आंधर से। अब वो भाजपा वाले इनको प्रवक्ता भी नहीं बना रहे हैं, इनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आना पड़ता है। अरे भाई कम से कम अजय भाई, जब तक उनको सच नहीं बोल के आईना दिखाओगे तब तक आपको प्रवक्ता नहीं बनाएंगे वो। कम से कम आपको बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र के 27 एमएलए के लिए अब तक दोबारा से ईडी ने दोबारा जांच क्यों नहीं की जिस दिन से वो सत्ता में आ गए। सच ये, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, संविधान को रौंदने का चरित्र है, ये नहीं चलेगा। ऐसा है कि सुरेंद्र जी के पास जब मेरी बातों का जवाब नहीं है तो मुझ पे आगे कि मुझे भाजपा प्रवक्ता क्यों नहीं बना रही है। मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? मेरी चिंता से देश नहीं चलेगा, तो कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, यूपीए सरकार ने काम सही किया था या गलत? राहुल जी ने तो बहुत महान काम किया था फाड़ के, ये तो आपने कह दिया। मैं कहता हूं कि यूपीए सरकार ने गलत काम किया था, राहुल जी ने सही काम किया। मैंने जवाब दिया। अगर आपकी आंखों में, आपके कानों में, पर्दों में तेल नहीं है तो वो डालिए। ऐसी सरकार जो हमने कहा था कि मनमोहन सिंह सरकार ने वो अध्यादेश लाई थी गलत लाई थी। कहना है कि मनमोहन सिंह की सरकार ऐसी सरकार थी छोड़ दीजिए जो करप्शन को बढ़ावा देती थी। अरे दीपक भाई, यही कहना है ना भाई, ये मुद्दा है। मनमोहन सिंह की सरकार करप्शन को बढ़ावा देती थी। साफ कहते हैं कि वो अध्यादेश गलत। किस बात पर शिकायत कर रहे हैं? गांधी जी ने सही, ये सरकार करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रही है। हम लोगों में विरोध का दम है। राहुल गांधी ने, मैं कह रहा हूं मनमोहन सिंह की सरकार करप्शन को बढ़ावा देती थी, हाँ या ना? सरकार के गलत काम को गलत कहने का साहस रखते हैं। आप में है हिम्मत? बोल बोल अब कौन घुमा रहा है जलेबी की तरह? हम में गलत को गलत कहने का साहस है। आप में है हिम्मत? आपके पुरखों में मनमोहन सिंह सरकार करप्शन को बढ़ावा देती थी, है ना? नहीं है। मनमोहन सिंह की सरकार करप्शन को बढ़ावा देती थी, कांग्रेस प्रवक्ता का बयान है।
दीपक जी आपका ब्रेकिंग न्यूज है। आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, आपका हौसला नहीं है कि आप महाराष्ट्र के एमएलए अरे ये सरकार कम से कम करप्शन पे कार्रवाई तो कर रही है, इसकी तो तारीफ अरे बोलिए ना अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक, करप्शन पे कार्रवाई हो रही है ना, तारीफ कीजिए भाजपा के सामने। भाजपा के कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस दिन से एक बार। अरे नाचने आप लगे, कूदने आप लगे, क्या बात करते हो? नाच रहे हो भाजपा के सामने, भाजपा के साथ मेरे संबंधों को आप सोचने लगे। मेरी चिंता में दुबला मत होइए। लोग भाजपा के सामने अपनी चिंता कीजिए कांग्रेस पार्टी की, और भाजपा आपको घास नहीं डाल रही। इतना झूठ बोलते हो। हम व्यक्तिगत होते जा रहे हैं, मुद्दों पर बात करते हैं और सीधे शहजाद पूनावाला जी के पास चलता हूँ। शहजाद पूनावाला जी, ये आप ही का षड्यंत्र है जो बीजेपी विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, आपकी कांग्रेस हुई, आप हुई, आरजेडी हुई, कि 2024 का चुनाव है इसलिए ईडी और सीबीआई को काम पर लगाया गया। देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपको कह दूं कि भाजपा किसे प्रवक्ता नहीं बनाती है, उससे ज्यादा ध्यान ये होना चाहिए कांग्रेस ने किन किन को बना दिया है। मैं सुरेंद्र जी की बात नहीं करता, वो तो मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत ही प्रिय है, भ्राताश्री है मेरे, पर गाली वाले और गुस्से वालों को बना दिया है। ये तो सभ्य व्यक्ति है जो देश की बात करते हैं और देश हित में बात करते हैं। इनके लिए तो सभी लोग जो है वो हमेशा ये रहेंगे कि वो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता बन सकते हैं क्योंकि वो देश की बात करते हैं। अब वो विषय नहीं है, मैं सुरेंद्र जी को कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचे। देखिए दूसरी बात मैं कहूंगा कि अब ये विद्वेष की भावना, अरे भाई लालू जी के ऊपर केस कब दायर हुआ था पहली बार? 96 में हमारी सरकार थी। कन्विक्ट कब हुए पहली बार? 2012-13 में हमारी सरकार थी। और लालू जी 4-5 बार कन्विक्ट हुए। सुरेंद्र जी आज बताइए कि क्या वो कन्विक्शन में भी क्या भारतीय जनता पार्टी विद्वेष की भावना दिखा रही है? चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। समाजवादी पार्टी का उदाहरण लेते हैं, हालांकि आज वो हरे कुर्ते वाले नहीं बैठे हैं यहां पर। समाजवादी पार्टी के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट स्केच मुलायम सिंह यादव जी के किस सरकार में हुआ था दीपक जी, आपको याद है? और उसके बाद मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का क्या लगातार बयान आता था, और वो केस क्लोजर रिपोर्ट 2019 में दायर हुआ। आप बताइए, अगर हमारी मंशा वेंडेटा पॉलिटिक्स करने की होती तो हम क्यों क्लोजर रिपोर्ट को जो है सीबीआई को डालने देते? और चौथी और आखिरी बात, ये देखिए एक ट्वीट, मजेदार ट्वीट लाया हूं। देखिए दीपक जी, ये ट्वीट बड़ा अच्छा है, ये ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, वो बड़े ट्वीट करते हैं। इज दिस पार्लियामेंट सुप्रीम? आर वी टू ट्रीट लालू, मुलायम, सिब्बल, चिड्डू मतलब चिदम्बरम जी, सुरेंद्र जी सुनिए, राजा एज सुप्रीम? विल दे एवर अलाउ स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ? फिर उन्होंने लालू जी कैसे भ्रष्ट आदमी हैं उसके बारे में भी वर्णन किया है उनके ट्वीट में। अब बताइए, जब आईएसी थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे के अनुयायी थे, तब तो ये बिना जांच के इस्तीफे मांगते थे। आज कोर्ट के ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया का एक और ऑर्डर आ चुका है, पर नो जांच, नो इन्वेस्टिगेशन। हम लोग भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे क्योंकि आज इनके आदर्श बन चुके हैं लालू प्रसाद यादव। और सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं फिर से, क्या लालू के खिलाफ भी वेंडेटा पॉलिटिक्स हुई है? वो तो कन्विक्ट कोर्ट के द्वारा हुआ है भाई, बताइए। ठीक है, मैं जवाब लूंगा सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी कुछ पढ़ रहे हैं ध्यान से, लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, चित्रंजन जी ध्यान दीजिए क्योंकि मेरा अगला सवाल आपसे है। लालू प्रसाद यादव जी के घर पर ईडी की रेड हुई है। अब अबू दोजाना जो उनके नजदीकी हैं, बेहद करीबी हैं, जो उनकी मॉल का कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, दोजाना के घर की फर्श को तोड़ा जा रहा है, बाथरूम में टाइल्स को तोड़ा गया है, घर के पार्क की भी हो रही है खुदाई। अबू दोजाना एक नया नाम जो बताया जाता है कि उनकी बाथरूम में लगे टाइल्स को तोड़ा गया है, उनके गार्डन की खुदाई हुई है, पार्क की खुदाई, और साथ ही साथ ठीक है, सीधे चलते हैं। सिसोदिया के वकील इस समय कुछ कह रहे हैं, क्या बोला? Is a process of the investigation. So it's not about the accepting or rejecting the argument, but on the paper, in the application, 50 pages or 58 pages of the application, and not a single proof they are going to show to the court that where money has reached Mr. Sisodia or not. Not at all. Not an पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया और संजय सिंह का नाम लिया गया कि it is in the some statement given by the some witnesses, not by the ED in any of that. That was referred. What was actually said in the remand application? What are the there are 50 pages. What are the evidences that the ED is talking about? I would say that 58 pages of the remand application, all blown up allegations, nothing substantial.
and not a single iota of an evidence where it has been shown that the money trail has reached to Mr. Sisodiya. Nothing. Not at all. Coming in that he has been completely evasive since beginning. He has been, evasive. See, in investigation, you're supposed to say what you're supposed to say. You can't put a gun on the head and say that they confessed something. So that this can't be the investigation. So whatever reply that he has given, they will keep on saying that they're evasive and all. Nothing like that. What is the next step now for Mr. Sisodiya? Now the bail application in the CBI, which has been postponed by in the haste that the EDA has arrested. One day when the bail application was listed today, they have arrested yesterday. It shows the kind of the malafide that the ED has. So now the bail application will be heard on 21st. No, 17 will you seek preponement of the bail hearing? No, that's not the case because 17 till the police remand is there. We may make a prayer of the bail hearing to take place on the same day if the ED comes with that no further remand is there and all those circumstances. Let's see what happens on the 17th first. संजय सिंह का नाम जिस तरह से आ रहा है और संजय सिंह का नाम और बाकी लोगों का नाम विटनेसेस के स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये जानते थे, ये मानते, इन्होंने there is nothing on ED to show, there is no allegation for those people, nothing. Sir, the ED has also said that they have statements from the secretary himself, also those from the matter of excise investigation that will come. तो मनीष सिसोदिया जी के वकील बता रहे 7 दिन की रिमांड मिली है, उसके बाद वो बेल ईडी के कोर्ट में लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सेम दिन सुन लिया जाए जिस दिन रिमांड खत्म होती है। अगर ईडी को और रिमांड नहीं चाहिए, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीबीआई कोर्ट में जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में 21 तारीख को बातचीत होगी, क्योंकि इस 21 तक के लिए जो है जो बेल हियरिंग सीबीआई कोर्ट की थी, सीबीआई का जो मामला था उसके अंदर अब 21 तारीख को होगी। आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की तस्वीरें, मनीष सिसोदिया जाते हुए यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधे हम चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या हुआ कोर्ट में, ईडी ने क्या क्या बातें कही कोर्ट के अंदर? बिल्कुल, ईडी ने जो अपने रिमांड के ग्राउंड रखे थे, कहीं ना कहीं अदालत ने उनको सही पाया और ईडी को जांच करने के लिए 7 दिन जो है वो मनीष सिसोदिया की कस्टडी दे दी। हालांकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 7 दिन की कस्टडी कोर्ट ने दे दी। अब 17 मार्च को दोबारा से उन्हें पेश करना पड़ेगा और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए की जरूरत होती है तो ईडी फिर फर्दर रिमांड की मांग करेगा, क्योंकि 10 दिन की रिमांड की मांग ईडी ने अभी तक की थी। और वहीं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के वकीलों ने इस गिरफ्तारी को ही लीगल बताया था तो उसको भी कोर्ट ने नहीं माना। और जो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टिगेशन है और ऐसे सारे जो है मटेरियल, जो एविडेंस मटेरियल है वो कलेक्ट करने हैं और जिसे कि चार्जशीट का हिस्सा बनाया जा सके और ट्रायल पे जा सके, और वो सारे जो मटेरियल होगा, कनेक्टिंग एविडेंस होंगे और कई सारे ऐसे लोगों के साथ आमना सामना होगा। यानी अब अगले 7 दिन तक मनीष सिसोदिया का उन सवालों से सामना होगा जिनसे वो अभी तक बचते आते जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसी वजह से ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा था। और आज जो प्रोडक्शन वारंट लेने के बाद ईडी की कोर्ट में पेश करके 7 दिन की उनकी रिमांड ले ली है। दीपक जी, ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूं मनीष सिसोदिया यहाँ पर तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों के अंदर मनीष सिसोदिया झुकते हुए जा रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक बार फिर से दिखाऊंगा अपने दर्शकों को उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। देखिए, आप देखिए, मनीष सिसोदिया पीछे की तरफ है, यहाँ पे मनीष जी हैं। मनीष जी झुकते हुए जा रहे हैं, अब मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पे झुके वो और झुक के जो है सीधे कोर्ट के अंदर चले गए। रीना जी, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, जो मनीष जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज थोड़े अलग से नजर आए वो। कि दीपक जी, पिछले 1 साल से सीबीआई मनीष जी के पीछे पड़ी हुई है। मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि पिछले 1 साल में कोई बताए भारतीय जनता पार्टी वाला कि क्या रिकवरी हुई है, कितने पैसे की, कितने करोड़ों की रिकवरी हुई है? 0 रिकवरी हुई है, कोई रिकवरी नहीं हुई है क्योंकि कोई स्कैम ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर दीपक जी, आपको पता है, पूरे देश को पता है कि गुजरात ड्राई स्टेट है, फिर भी आए दिन गुजरात में जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है। वहां पे कितने हजारों करोड़ों का जहरीली शराब का धंधा चल रहा है। वहां के भारतीय जनता पार्टी के सरपंच ने लिख के भेजा कि मेरे गांव में जहरीली शराब का धंधा चल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री पे, वहां के किसी मंत्री पे कभी कोई ईडी सीबीआई की रेड आपने सुनी? जो स्टेट इतने साल से ड्राई स्टेट चल रहा है, वहां धड़ल्ले से
जहरीली शराब बिक रही है, जहरीले से शराब बिक रही है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हम कभी एक भी कोई ऐसा वाकया सुने कि कोई किसी को ऊपर रेड पड़ी हो, किसी के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई हो? ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी को हरास करने का। ठीक है, शहजाद से जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी को आप हरास कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत हरास कर रहे हैं, ये आरोप लगा रही है रीना जी आप पर। रीना जी, आपने मुझे 2 सवाल पूछे, मैं दोनों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ, कृपया मेरे बीच में ना बोले। दीपक जी, रीना जी उनको जवाब दे लेने दीजिए, मैं फिर आ जाऊंगा, है मेरे पास वक्त अभी। दीपक जी, आप एक अच्छे पत्रकार और प्रस्तुतकार हैं, आपके जॉब की वैकेंसी अभी खाली नहीं है, जरा बता दीजिए इनको। कुछ नहीं कर सकती क्योंकि दीपक जी, मेरा समय है, आपने मेरा नाम बुलाया है, जब तक आप नहीं इनको चुप कराएंगे मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, जनता नहीं सुन पाती। लेकिन मनीष सिसोदिया को कितना भी दीपक जी, अन्याय ना हो। रीना जी आपने अपनी बात कंक्लूड कर ली हो तो मैं शहजाद जी के पास चलूं, सुन लेते हैं। वो कह रही है कि महाराष्ट्र के जो एमपी जिन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली, आपके सपोर्टर बन गए, उन्होंने कहा अब हमारा कुछ नहीं होगा केसेस में। मैंने उनके दोनों सवाल नोट डाउन किए। दीपक जी, मैं एक लौता ऐसा प्रवक्ता हूं जो फैक्ट पे और पॉइंट पे बात करता है। इन्होंने कहा कि गुजरात में फलाना चीज हो रही है, एक किस्सा तो दिखा दो जहां पर रेड किया हो, यही उन्होंने कहा। ये देखिए, ईडी अटैचेस बीजेपी सूरत लीडर्स 2.7 करोड़। आईटी का भी रेड किया है गुजरात के लीडर पे। दीपक जी, मैं तथ्य जब आपकी जनता को दिखा रहा हूं, कृपया ये व्यवधान को रोक दिया जाए, कृपया ये व्यवधान को मैं बताऊंगा ना, आपके हिसाब से थोड़ी ना मैं जवाब देता रहूंगा। दीपक जी, ये क्या तरीका है भाई? 10 सेकंड भी नहीं हुए, ये उछल पड़ते हैं, सारे जवाब देने के बाद 5-5 मिनट भाषण देने के बाद 10 सेकंड भी नहीं बैठा जाता। एक 1-on-1 लीजिए सर, आप ऐसे मत कीजिए, जनता मेरी बातों को सुनना चाहती है। ऑडियो नीचा नहीं करना चाहता हूं, रीना जी प्लीज सुन लीजिए। शहजाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। इन्होंने एक की चुनौती दी, मैंने 2 के केस बताए, पहली बात। अब दूसरी बात देखें, मजेदार बात बताता हूं आपको। पता है ये छोटे छोटे ब्लैक टिकट करने वाले लोग भी होते हैं ना, ब्लैक टिकट, रीना जी को तो पता ही होंगे 1-2, वो भी ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अपने घर में नहीं रखते, वो भी बड़े शातिर होते, कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देते। ये सत्येंद्र जैन, इसने एग्रीकल्चर लैंड में ठिकाना लगाया था, ईडी ने चार्जशीट की और कहा कि इसके घर में नहीं मिला पैसा, ये सब एग्रीकल्चर लैंड में लगाया। तो ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने कहा शाबाश ईडी, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसके ऊपर केस चलेगा, प्राइमा फेसी ट्रू है। तो रीना जी, मनीष सिसोदिया तो कोई छोटे मोटे ब्लैक टिकट वाले भी नहीं है आपकी पार्टी में, आपके बड़े दर्जे के नेता है, बड़े दर्जे के, तो उन्होंने तो कहां का ठिकाना लगाया होगा, अब वो ईडी बताएगी। आप क्यों चिंता करती हैं? देखिए रीना जी, अगर आवाज ऊंची करके बातों को सही साबित करना होता तो आपको बेल मिल गई होती। रीना जी, जनता ये टैक्टिक्स को समझ चुकी है, आपके ये टैक्टिक्स को जनता समझ चुकी है कि जब सत्य की बात आती है आप व्यवधान करते हैं, आप डिस्टर्ब करते हैं, आप चीखते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप बिलबिलाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा रीना जी, कुछ नहीं होगा रीना जी, कुछ नहीं होगा। दीपक जी देखिए, मैं लगातार बोलता रहूंगा, मैं तो एक समय पर शहजाद को भी नहीं परमिट करूंगा, वो अपनी बात खत्म कर ले, मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। देखिए, ना तो मैं इंटरफियर कर रहा हूं, आप ही के सवाल दूसरे प्रवक्ता से पूछ रहा हूं जी। आपका सवाल रीना जी मैंने पूछा, शहजाद जी से भी और आपसे भी मैंने शहजाद जी आखिरी पॉइंट करना चाहता हूं, आपका सवाल पूछा। दीपक जी, आखिरी पॉइंट करना चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है ये अच्छी चर्चा है, एक स्टेबल और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चर्चा है, इसमें हम बीच में ना बोले, एक दूसरे की बात को सुने। रीना जी को भी पता है, दीपक जी आपको तो आपने कितने ही केसेस देखे हैं, आजकल सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स जब होते तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोई व्यक्ति अपने जेब में या कोई पलंग के नीचे थोड़ी रखता है, उसको हवाला करके शेल कंपनी करके ट्रांसफर करता है। इसको एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, डिजिटल एविडेंस, बाकी एविडेंस। मनीष सिसोदिया ने तो कितने ही फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। मेरा केवल कहना इतना है रीना जी, सारे आर्ग्यूमेंट आपने कोर्ट के सामने किए, आज भी कोर्ट ने आपको ना सीबीआई कोर्ट में ना ईडी कोर्ट में राहत मिली। इसका मतलब यह है कि वो कट्टर बेईमान है, पर आपके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं वो कट्टर ईमानदार है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों? अन्ना हजारे जी को भूल गए आप? उस समय पर तो बिना कोई जांच के इस्तीफे मांगते थे। शीला दीक्षित के खिलाफ कौन सा आपके पास प्रूफ था? कौन सा प्रूफ था? आप इस्तीफे मांगते थे, पर आज कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। रीना जी, आपका जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे चितरंजन गगन जी के पास जाना है, उनके साथ नाइंसाफी होगी। रीना जी, एक क्विक जवाब। देखिए दीपक जी, अभी भी शहजाद पूनावाला ने यह नहीं बताया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या सबूत है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कौन सी मनी ट्रेल है, कौन सा क्विड प्रो को है, कुछ उन्होंने नहीं बताया। दूसरी ओर कर्नाटक कोर्ट ने ऐसे ही रिमांड दे दी, कैश बरामद हुआ है,
कैश बरामद हुआ है कर्नाटका के एमएलए के घर में। भारतीय जनता पार्टी में जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। अच्छा। चाहे आप येदुरप्पा को देख लीजिए, चाहे आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, निशंक पोखरियाल को देख लीजिए, आप किसी को देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक सारे के सारे सबके ऊपर स्कैम के आरोप हैं, सबके खिलाफ सबूत है, लेकिन कोई जेल नहीं जा रहा। जेल तो जा रहे हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के लीडर्स, क्योंकि मोदी जी को केजरीवाल जी से डर लगता है। मोदी जी का जो ऑपरेशन लोटस है वो केजरीवाल के खिलाफ फेल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मोदी जी केजरीवाल के एक भी नेता को खरीद नहीं पाए, बाकी सबको डरा के धमका के खरीद के इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल दीपक जी, एक इंटरवेंशन 10 सेकंड का, केवल 10 सेकंड का एक ठीक है, 10 सेकंड शहजाद पूनावाला कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला आपका एक इंटरवेंशन, फिर मैं चित्रंजन गगन जी के पास जाऊंगा, अजय आलोक जी के पास। दीपक जी, आपको याद होगा ये सारी बातें करने वाली रीना जी आप ही के इस शो पर आकर कही थी 800 करोड़ में हमारी पार्टी को खरीदने का बीजेपी ने बजट बनाया। ऑडियो टेप हमारे पास है। कितने महीने हो गए वो ऑडियो टेप जरा आज ही कर दो। मैं तो चाहता हूं दीपक जी 1 घंटा शो एक्सटेंड करके मुझे एक्सपोज कर दो आज मेरी पार्टी को। ये 800 करोड़ का ऑडियो टेप मंगवाओ रीना जी से जरा। वो गडकरी जी के बारे में भी बोलते थे, नाक रगड़ के माफी मांगी। स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बारे में बोलते थे, नाक रगड़ के माफी मांगी। शीला जी के बारे में बोलते थे, कुछ नहीं कर पाए शीला जी का। मैं आज चाहता हूं, मेरी पार्टी इनके पार्टी को तोड़ रही है ना, 800 करोड़ का जो ऑडियो टेप का उन्होंने कहा था, हमारे पास ऑडियो टेप है। मैं चाहता हूं ताल ठोक के सबसे बड़े शो पर आज हमारा पर्दाफाश कर दो दीपक जी, ताकि सुरेंद्र जी भी खुश हो जाएंगे आपकी पत्रकारिता से और रीना जी भी खुश हो जाएंगी। आप तुरंत इनसे मंगवाइए ऑडियो टेप। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे दर्शकों का चाहिए। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे दर्शकों का चाहिए। वो मुझे प्यार देते रहे, मेरे लिए बहुत है। मैं सीधे रीना जी, आप जवाब तैयार रखिएगा शहजाद भाई का। मैं सीधे चित्रंजन जी के पास जाता हूं। चित्रंजन जी, ये जो रेड्स हैं, मैं एक बार फिर से अपडेट दे दूं, ये रेड ईडी की है। दिल्ली एनसीआर समेत 24 ठिकानों पर ये रेड चल रही है। और अबू दुजाना, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, तो इसी शख्स के पास मॉल बनाने का जो बन रही थी मॉल लालू परिवार की पटना के अंदर, उसका कॉन्ट्रैक्ट था। और अब उनके यहां पर घर में टाइल्स खोदी जा रही हैं, फर्श खोदी जा रही हैं, पार्क को खोदा जा रहा है। चित्रंजन गगन जी, ये आपके जो नए दोस्त हैं लल्लन सिंह, उन्होंने ये केस कराया था ना जिसमें लालू जी कन्विक्ट हुए थे। दीपक जी, जिस केस के बारे में कहा जा रहा है कि उस केस के आधार पर यह छापेमारी हो रही है, ईडी और सीबीआई पहले छापा मार चुकी है। तो यह पहले भी 2 बार इसको रीओपन किया गया और उसके बाद में कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद उसको क्लोज कर दिया गया। उसके बाद जो है सो यह केस कब, टाइमिंग को आप ध्यान से देखिए, आप समझ में आ जाएगा कि यह केस किस लिए किया जा रहा है। क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके पहले से यह मामला 2004 और 2009 के बीच का था और 2014 में प्रधानमंत्री बने। लेकिन कब इनको याद आई इस केस के बारे में? जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल एक साथ में आया, तो 2017 में इस मामला का उभारा गया। किस हिसाब ऐसे था, उसमें तेजस्वी यादव को, जो कि 2009 के पहले नाबालिग थे और कोई भी सियासत से कोई वास्ता उनका नहीं था, उनका नाम उसमें जोड़ा गया। और जब 2017 में जब नाम जोड़ा गया और जो सो कहा गया कि हाँ साहब, तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे तत्काल उस समय की सरकार में, वह भ्रष्ट है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। और सरकार को जो है तो सरकार से नीतीश जी अलग हो गए, भाजपा के साथ सरकार बन गई। फिर वह फाइल दबा दिया गया, कहाँ रख दिया गया, फ्रिज में। और फिर उस फाइल की याद कब आई इसको, सीबीआई को, जब महागठबंधन की सरकार बनी, जब 2022 में नीतीश जी पुनः राजद के साथ आए और नीतीश जी का स्टेटमेंट है कि 2017 में बरगलाया गया जो आरोप लगाया गया, उसके संबंध में एक भी प्रमाण अब तक जो है नहीं खोज पाई सीबीआई। क्यों नहीं दे रहे नीतीश जी? बोल दे, लल्लन सिंह बोल दे कि मैंने गलत सबूत दिए थे। चित्रंजन जी, लल्लन जी बोल दे ना, आपके तो सहयोगी हैं, वो बोल दे, खत्म हो जाएगी बात। नहीं, तो लल्लन जी का तो बजाते से कल प्रेस के सामने बोले हैं कि मैंने कंप्लेन किया, लेकिन जब जांच में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जांच करवाई और उसके बाद उसमें कुछ नहीं निकला। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री हुई, फिर दोबारा उसको जो रीओपन की, फिर भी कुछ नहीं निकला। उसके बाद वह क्लोज हो गया केस, और उस केस को क्लोज होने के बाद में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 2017 में, फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो 2022 में इस मामला को उभारा गया। मामला यह है कि चूंकि इंटरनल सर्वे से इनको यह पता चल गया है कि बिहार में भाजपा का सफाया होने वाला है, और उसी बेचैनी में, उसी छटपटाहट में इस ढंग की हरकत
यह कर रहे हैं बिहार में, लेकिन यह बिहार है, यह बिहार है और बिहार की जनता इनको पहले भी सबक सिखा चुकी है और जनता सब समझ रही है। जिस ढंग से आज जो सो लालू जी के बेटियों के घर पर छापामारी किया गया, जिस ढंग से प्रेग्नेंट हैं तेजस्वी जी की पत्नी, उनके घर पर छापामारी किया गया, तो यह जो है सो सारा जनता देख रही है और इसका परिणाम जो है सो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। जिस ढंग से एक एक सेलेक्टिव छापेमारी हो रही है, सेलेक्टिव जो भाजपा के साथ सेलेक्टिव छापेमारी हो रही है। आलोक जी क्या कहेंगे पूरे केस में? क्योंकि कभी कभी तो बिहार की राजनीति मेरी भी समझ से परे है। जिसने केस लिखा है वो इनके साथ बैठा हुआ है और लालू जी के ऊपर रेड पे रेड हो रही है। दीपक जी, आप बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं और मुझे याद है 2015 में भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी और आपने उस समय भी कहा था कि भाजपा बहुत चतुर खिलाड़ी है, संभल के रहिएगा। तो जो अरे मैं क्यों कहूंगा वही ये बात हुआ, चित्रंजन जी मेरी आपसे ऐसी कोई बात हुई होगी, फंस गया। अरे बोल दीजिए, चलिए मैं मान लेता हूँ, मैंने कहा था, कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं याद लेकिन मैंने कहा था, खत्म हो गई बात। चलिए चित्रंजन जी कह रहे बड़े भाई है, वो जो कहे वो सही। दीपक जी अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार सुरेश जी हंसे तो, चलिए मेरे ही नाम पर हंसे तो, हंसने से ऑक्सीजन भी बढ़ता है, ब्लड भी बढ़ता है। डॉक्टर अजय आलोक डॉक्टर है, वो बताएंगे हंसने के क्या क्या फायदे बता दीजिए। सुरेंद्र जी हंसा करे अच्छे से, मैं इसका इंतजाम करना चाहता हूँ। के बारे में सुरेंद्र जी कह दिए, पहले हम लोगों के भी बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, हम भी चाहते हैं कि भाई अजय जी का एकोमोडेशन हो जाए। जितना भाजपा के लिए वो लड़ते रहे हैं, भाजपा का किसी प्रवक्ता कोई अपने पार्टी उनके प्रवक्ता जो है वो भी उस बुलंदी के साथ आपको नहीं, आप बड़े भाई है, बोलने दीजिए छोटे भाई अजय आलोक को। दूसरों के करियर की चिंता आप कर रहे हैं, अजय आलोक जी अपने करियर की और आप अपने पार्टी के ग्राफ की चिंता कीजिए। जैसे पुणे वाला, नहीं आप अपने ग्राफ की चिंता कीजिए, भ्रष्टाचार के गर्त में। अच्छा देखिए, ये जेडीयू का बयान है 2017 का, लालू इज आइकॉन ऑफ करप्शन, और उन्होंने इस बयान में बोला था कि जल्दी जल्दी ये बाकी केस में भी कन्विक्शन होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। जेडीयू का ऑन रिकॉर्ड बयान गजब है। आपको अजय आलोक की चिंता है, पर जो साथ में बैठे हैं उन्होंने क्या क्या बोल रखा है उनकी चिंता नहीं है। डीएनए में खोट है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि नीतीश जी के डीएनए में खोट है, और यही अभी 2022 में जब पटना आए थे नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे थे कि नीतीश जी बहुत विकास का काम किए, विकास पुरुष है और समाजवाद के बड़े नेता के रूप में इनकी पहचान है, वही नरेंद्र मोदी जी बोले थे। भाई साहब नरेंद्र मोदी जी ने लालू जी को भी ध्यान, लालू जी को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है ना, कभी डीएनए पर कोर्ट विद्वेष की भावना से की है, समाजवादी नेता के रूप में उनको स्थापित किए। तो इसलिए कौन क्या बोलता है, अगर उन बातों को रखना मैं शुरू कर दूं तो शायद जो है सो आपको बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कोर्ट ने क्या किया है? कोर्ट ने कन्विक्ट किया ना लालू जी को, क्या कोर्ट विद्वेष की भावना पे काम कर रहा है? बताइए। नहीं, पूनावाला जी और सुरेंद्र जैन के मामले में कोर्ट को क्या आपने कहा था? कोर्ट ने तो कहा नहीं, पूनावाला जी बड़ी कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर को एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, बड़ी सम्मान करते हैं आप न्यायालय का। आपके केस में पर कहा है कुछ ऐसे? बताइए ना, आपके केस में अभी कुछ कहा है क्या? ओवरटर्न हो गया है जजमेंट? सम्मान करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि जिस अडानी के मामले को आपने कहा कि कोई मामला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जांच कमेटी बना दी सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट पे यकीन है ना आपको? उस फैसले में कोर्ट पर यकीन, कन्विक्ट हो तो कोर्ट पर नो यकीन, ये कैसे आप लोग कर लेते हैं? दोहरे मापदंड की भी कोई सीमा होनी चाहिए कि मतलब जो फैसला अच्छा लगा उसको अपना लो, जो नहीं अच्छा लगा उसको रिजेक्ट कर लो, ऐसे नहीं चलता। तो आप जो है जहां आपका अनुकूल होगा वह ठीक, जहां हमने कहा हमने तो दोनों का स्वागत किया, पर आपका भरोसा हमने दोनों का स्वागत किया। बताइए कहां अंतर है? आपने उठाया है, मैं तो न्यायालय का सम्मान करता हूं, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन आप तो न्यायालय, तो लालू भ्रष्ट है ना, लालू जी भ्रष्ट है ना, तो लालू जी भ्रष्ट है ना, कोर्ट ने कहा भ्रष्ट है, कन्विक्ट किया है, बोले एक बार लालू जी भ्रष्ट है। पूनावाला जी बोलिए, तो आप सम्मान करते तो बोले लालू जी भ्रष्ट है। न्यायिक प्रक्रिया है और नहीं, और अगर हाई कोर्ट से बरी हो जाएंगे तो क्या आप माफी मांगिएगा? अरे आपके एलआई ने कहा आइकॉन ऑफ करप्शन, उनसे माफी मंगवा लेना। न्यायिक सिस्टम तो आप देख लीजिए, आप बहुत अध्ययन करते हैं तो आपको यह भी अध्ययन होगा कि लोअर कोर्ट से जो कन्विक्टेड हैं कितना परसेंट हुआ जो है सो हाई कोर्ट में। ठीक है, मैं सीधे अजय आलोक जी के पास चलता हूँ, इसको थोड़ा सेंस देते हैं। अजय जी, सबको आपकी बहुत फिक्र है, सबको, सुरेंद्र भाई को है, लगातार व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, वो चित्रंजन जी को भी है, बस थोड़ा ख्याल रखिए ना आप अपना। सर आप मौका नहीं दे रहे, क्या करें हम, तो आपकी बात से अच्छा लग रहा है हमें।
हाँ दीपक जी, मैं बोल लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी बोलिए, मैं आप ही की बात का इंतजार कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सबको बड़ी फिक्र है आपको। हाँ। आपकी। अच्छा, नहीं, मैं तो बस आज अभिभूत हूं। इतना प्यार मुझे मिल रहा है सुरेंद्र जी से, इतना प्यार मिल रहा है चितरंजन जी से, कितना ये लोग मेरे वेलविशर हैं, लेकिन मेरी बातों का मूल जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मेरे भाजपा में जाने की कामना ज्यादा कर रहे हैं, जो कि विषय ही नहीं है। हम तो हैं। खैर एनीवे, चितरंजन जी का मैं ये कहूंगा कि देखिए, तेजस्वी पे तो जो मामला चल रहा है या लालू जी पे जो मामला चल रहा है, ये कोई नया मामला नहीं है। जांच के इन्वेस्टिगेशन के तौर पे छापेमारी हुई तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इससे सरकार का ही मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि 2017 से 22 जब जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार चला रही थी, तब भी तेजस्वी के यहाँ छापे पड़े थे, उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलवाया था। अब आज फिर से जब बेटियों पे घर छापे पड़े हैं, तो ये नौकरी के बदले जमीन वाला मामला है। ये भी केस रजिस्टर पहले ही हो गया था। तो मुझे लगता है कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसको कोई कनेक्शन आज सिसोदिया जी के मामले से ऐसा कनेक्शन कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रतिशोध के रूप में है, ये तो ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड था, इसलिए जांच एजेंसी अपना कार्रवाई कर रही है। अबू दोजाना के यहाँ जो छापा पड़ा, सभी जान रहे थे कि वो जो मॉल बन रहा था, अबू दोजाना बना रहे थे, सरकार बनती है तब तक 750 करोड़ का सवाल यह। मैं वही कह रहा हूँ, जब अब एजेंसी आपकी रफ्तार से काम कर रही है तो उनको अपना काम करने दीजिए। मुझे लगता है भैया, सरकार बनती है, सरकार के बिना भी तो फाइल खुला हुआ था ना। आपकी तो फाइल कांग्रेस ने खोल दी थी, लालू जी को चारा घोटाला में फंसाया किसने? कांग्रेस ने। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम लोग सबको ही जानते हैं। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे। सुरेंद्र राजपूत जी हाथ उठा रहे हैं, अंतिम में उनका मौका दूंगा और कंक्लूडिंग रिमार्क शहजाद पूनावाला जी 10 सेकंड दीजिएगा। रीना जी बिल्कुल दे दूंगा। और सुरेंद्र जी अपनी बात कुछ जोड़ना चाहते हैं? सुरेंद्र जी। दीपक भाई कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अजय आलोक जी और शहजाद भाई, ये दोनों लोग जो कह रहे हैं वो सब सही माना जाएगा इस वक्त तो, लेकिन याद रखिएगा आप दोनों, जब शासन सत्ता पलटेगी तब आप लोग पलटिएगा मत। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए, ये लोग अबव द लॉ है, और भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस कानून के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। लगातार उन केसेस पे वो कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से कई बार छापेमारी हो चुकी है, लालू जी के यहां पर, लालू जी के उस पे, उसके बाद भी बार बार छापेमारी विपक्ष को डराने का प्रयास है। लालू जी के यहां पर जितनी छापेमारी हो रही है राजनीतिक विरोध के लिए हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने, बीमार लालू को प्रताड़ित करने के लिए हो रही है, जो अपनी किडनी का ऑपरेशन करा के आए हैं, जो एक महीने बाद अगर आपको खिलाफ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है सुरेंद्र जी? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी यही हो रहा है, ठीक हो रहा है? इस बात का जवाब आप रीना गुप्ता जी से लीजिए, एक जो लिख करके, सर्टिफाइड लिख करके झूठ बोलने वाले अरविंद केजरीवाल है। मेरा आरोप है कि यह सब अरविंद केजरीवाल की सहमति से हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में किसी भी अन्य व्यक्ति को उठने नहीं देना चाहते, इसीलिए शायद आज संजय सिंह का भी नाम लिया गया है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के ये सारा खेल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, ये आपका आरोप है? देखिए दीपक जी, हमारा आरोप है। ज्यादा इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, कभी किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, कभी इधर कभी उधर, बड़ा कंफ्यूज सा सिचुएशन रहता है। अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए, माननीय अमित शाह जी ने वहां जाके बहुत जोर जोर से बोला कॉन्राड सांगमा जो है बहुत भ्रष्ट है। आज की तारीख में शहजाद पूनावाला ये बताएं कि अब कॉन्राड सांगमा भ्रष्ट है कि नहीं भ्रष्ट है? मेरा वक्त निकल गया शहजाद भाई। शहजाद भाई, आपका जो जवाब है वो किसी आगे दिन के लिए रख लिया जाएगा। रीना जी चलिए, कई सारी चीजें हैं, कौन कैसा है ये जनता ने डिसाइड कर